दोस्तों ये एक नया मानवा है जो कि एक ऐसे लड़के के ऊपर बनाया गया है जो शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है और ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से उसके सारे स्कूल के बदमाश उसे रोज़ाना परेशान करते हैं और उसे रोज़ाना पीटते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा एमसी ये सब सहता है और उसके पास एक लड़की दोस्त होती है जो उसका हमेशा साथ देती है और उसके साथ हंसी मजाक करती रहती है। लेकिन एक दिन अचानक से वह स्कूल के बदमाश हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इन सब से परेशान होकर सुसाइड करने के लिए एक जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन उसकी फीमेल दोस्त टाइम पर आकर हमारे मेन कैरेक्टर को सुसाइड करने से रोक देती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। लेकिन दूसरे दिन बाद वह स्कूल के बदमाश हमारे मेन कैरेक्टर की फीमेल दोस्त को पकड़ लेते हैं और उसके साथ कुछ गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं और उसे पीटते भी हैं। यह सब हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आंखों से देख रहा होता है। लेकिन तब तक वह सारे के सारे बदमाश उसका रेप कर देते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अपनी फीमेल दोस्त का रिवेंज लेने के लिए वह ऐसा कुछ करता है जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। यह मानवा काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। दोस्तों इस मानवा की शुरुआत अब से होती है। हमें शुरुआत में एक स्कूल को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी और उसकी फीमेल दोस्त भी होती है जो कि अखबार पढ़ रहे होते हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर की फीमेल दोस्त कहने लग जाती है कि ज़रा देखो इस अखबार में क्या लिखा है। हमारे शहर के सबसे बड़े कॉरपोरेशन ने सरकार के साथ मिलकर एक फैसला किया है जिसमें वह परेशान करने वाले बदमाशों को मजा चखाएंगे और उनके लिए एक अलग से फैसला लेंगे। और हमारा मेन कैरेक्टर भी ये सब देख रहा होता और कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। वे इसके लिए एक प्रोग्राम भी करने वाले हैं जिसमें जीतने वाले को 500 मिलियन दिए जाएंगे। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई हिस्से लेने वाला है, क्योंकि यह सारा का सारा प्रोग्राम तो बदमाशों के लिए ही हो रहा है और इससे हिंसा ही फैलने वाली है, जिससे बदमाशों की लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिस बात को सुनने के बाद उसकी फीमेल दोस्त कहने लग जाती है कि ओह हालुल तुम कितना ज़्यादा सोचते हो, तुम मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हें लगता है कि इसमें गैंगस्टर ही हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसमें स्कूल के बच्चे भी हिस्सा लेंगे जिसमें वह टूर्नामेंट जीत कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और यही तुम्हारे पास एक मौका है जिसमें तुम लड़कर पैसा कमा सकते हो और इसमें तुम्हें किसी भी रूल को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी बनोगे और कुछ सीखने को भी मिलेगा। तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इसमें हिस्सा लेना चाहिए? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हानुल कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं इसमें बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेने वाला। मुझे लगता है कि ये खतरनाक हो सकता है। अगर इसमें किसी बदमाश ने हिस्सा लिया तो वह मेरी पीट पीट कर चटनी बना डालेगा। मैं इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेने वाला, यह खतरनाक हो सकता है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की फीमेल दोस्त हमारे मेन कैरेक्टर हानुल को एक मुक्का मारती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उससे बच जाता है और उसकी फीमेल दोस्त कहने लग जाती है कि तो फिर ठीक है, मैं ही इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी लड़कियां भी हिस्सा ले रही है जिसमें वह पैसे जीत सकती है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि सेहुन तुम थोड़ा सा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा सबसे पुराना दोस्त हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जोश जोश में गलत फैसला ले लेती हो, जिसकी वजह से तुम हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाती हो। तुम्हें इस टूर्नामेंट में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद उसकी फीमेल दोस्त सेहुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारी सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें मुझे हौसला देना चाहिए, ना कि मुझे ये सब कहना चाहिए। क्या तुम मुझे गला लगाना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैनुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा। और हम देखते हैं कि अचानक से उन दोनों को किसी की आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद वे दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि स्कूल के सारे लड़के किसी तरफ भागने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद सेहुन कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि यहाँ के मेल स्टूडेंट इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेना चाहते और ना ही उन्हें इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं तो इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। हैनल तुम्हें तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए। क्या तुम मुझे सपोर्ट करना चाहते हो? कम से कम ये तो कह सकते हो कि मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैनल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि हैनल किसी चीज़ को देखने के बाद हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि उस स्कूल के अंदर एक खूबसूरत लड़की आ चुकी होती है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे
सारे लड़के चिल्लाने लग जाते हैं और कोई कहता है कि यह लड़की तो इस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है और इसका नाम ली हारू है। इसने कुछ महीना पहले ही इस स्कूल में एडमिशन लिया है और मैंने यहाँ तक भी सुना है कि इस स्कूल के सारे लड़कों ने इस पर ट्राई कर देख लिया है, लेकिन ये किसी की बातों का जवाब नहीं देती और उन्हें हमेशा के लिए इग्नोर कर देती है। यह सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और हम देखते हैं कि इन सारी बातों को सुनने के बाद सेहुन कहने लग जाती है कि हैनल, क्या तुम जानते हो कि यह लड़की बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और किसी की भी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती। यह हमेशा स्कूल के बदमाशों से सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे हरा के दिखाओ। मुझे लगता है कि इस लड़की को किसी से भी डर नहीं लगता। यह बिल्कुल मेरी तरह है, तुम्हें नहीं लगता क्या? और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हैनल उस लड़की की तरफ देखे ही जा रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा शर्मा भी रहा होता है, जिसे देखने के बाद उसकी फीमेल दोस्त सेहुन कहने लग जाती है कि तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ लग रहे हो, तुम्हें दिन में सपने कम देखने चाहिए। और वैसे भी वह लड़की स्कूल में किसी भी लड़के से बात नहीं करती, भला वह तुमसे क्यों ही बात करेगी? तुम्हें दिन में सपने कम देखने चाहिए। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर हानुल के पास कोई आ जाता है, जिसे देखने के बाद उसकी फीमेल दोस्त भी हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि यह वही लड़की होती है, जिसे देखने के बाद तो हमारे मेन कैरेक्टर हैनुल के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह कुछ भी बोलते हुए कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, रुको जरा, ये मैं क्या कह रहा हूँ। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इसके आते ही मैं ये क्या करने लगा, मैं तो सिर्फ बड़बड़ा ही जा रहा हूँ। और लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह लड़की अपना हाथ हमारे मेन कैरेक्टर हैनुल की तरफ बढ़ाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह लड़की कहने लग जाती है कि जैसा कि मैंने सोचा था, तुम मुझे यहीं पर ही मिलोगे, तुम्हें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हैनल थोड़ा सा शर्माने लग जाता और हाथ मिला लेता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इस पॉइंट में मुझे क्या करना चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का पल है। और हम देखते हैं कि उन तीनों को कोई बदमाश लड़का देख रहा होता है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। फिर उसके बाद हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हैनल खाना खा रहा होता है, लेकिन अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़का आता है और वह चश्मे वाला लड़का कहने लग जाता है कि हैनल, मुझे तुम माफ़ कर देना, लेकिन मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या मैं तुमसे फेवर मांग सकता हूँ? जिसे सुनने के बाद हैनल हैरान हो जाता है और वह लड़का कहने लग जाता है कि दरअसल मैं कुछ बच्चों के लिए खाना ले जाता हूँ जो खाना नहीं खरीद पाते, लेकिन आज लगता है कि वह भूखे ही रह जाएंगे क्योंकि मेरे पाँव में लग चुकी है, जिसकी वजह से मैं उनके लिए खाना नहीं ले जा सकते। तुम तो जानते होंगे टी-सिक का नाम। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि नहीं, मैं किसी भी ताइसुक को नहीं जानता क्योंकि मैंने अभी-अभी इस स्कूल में एडमिशन लिया है, जिसकी वजह से मैं किसी को भी नहीं जानता। जिसे सुनने के बाद वह लड़का मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अच्छा हुआ तुम इस लड़के को बिल्कुल भी नहीं जानते। और हम देखते हैं कि हैनल उस लड़के के चेहरे को देखकर थोड़ा सा हैरान हो रहा होता है, लेकिन अचानक से वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर हैनल को एक कागज का टुकड़ा थमा देता है और उससे कहने लग जाता है कि दरअसल जिन बच्चों के लिए मुझे खाना ले जाना था, यह उन बच्चों का एड्रेस है, प्लीज़ तुम उनके लिए खाना ले जाओ। अगर खाना नहीं गया तो वह बच्चे भूखे मर जाएंगे और वैसे भी मेरे पाँव में लगी हुई है, जिसकी वजह से मुझे तुमसे ये फेवर चाहिए, क्या तुम उनके लिए खाना ले जा सकते हो? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस कागज़ के टुकड़े को देखने लग जाता है, लेकिन अचानक से वह लड़का हमारे मेन कैरेक्टर हैनुल के सामने झुकता है और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए ये काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जिसे सुनने के बाद हैनुल कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़का खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हें ज़्यादा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि हैनुल वहाँ से निकल जाता है और कहने लग जाता है कि ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह लड़का उसे थैंक यू कहता है और हम देखते हैं कि जैसे हैनुल बाहर निकल जाता है, वह लड़का बिल्कुल शांत हो जाता है और अपना उदास चेहरा बना लेता है। फिर इसके बाद हमें एक स्टोर को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हैनुल आ चुका होता है और वहाँ से खाना लेकर उन सारे लड़कों की तरफ जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे उसकी फीमेल दोस्त सेहुन भी आ जाती है, जो हमारे मेन कैरेक्टर हैनुल को
खाना ले जाते हुए देख लेती है और उसे कहने लग जाती है कि हैनल रुको, तुम कहाँ पर जा रहे हो। जिसे सुनने के बाद हैनल थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि सेहुन तुम यहाँ पर, दरअसल ताइसिक के पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लगी है जिसकी वजह से वह खाना देने नहीं जा सकता, इसलिए मैं उसके दोस्तों को खाना देने जा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा जल्दी है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, मुझे जल्दी जाना होगा। और हम देखते हैं कि ताइसिक का नाम सुनते ही सेहुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद हमें उसी कागज़ के टुकड़े को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हैनल वहाँ पर पहुँच चुका होता है और कहने लग जाता है कि ताइसिक ने तो मुझे इसी जगह का एड्रेस दिया है, लगता है कि मुझे यहीं पर खाना देना है। और हम देखते हैं कि वह क्लासरूम के अंदर घुस जाता और कहने लग जाता है कि हे, यहाँ पर डाइचुन कौन है। और हम देखते हैं कि इस नाम को सुनते ही कि सारे के सारे क्लास के लड़के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर हैनल को बड़ी हैरानी नज़रों से देख लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि मैं गलत जगह पर पहुंच गया हूं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके पीछे एक और लड़का आ जाता है जो कहने लग जाता है कि मेरा नाम ही डाइचुन है और तुम बिल्कुल सही एड्रेस पर पहुंचे हो। जिसे सुनने के बाद हैनुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हमें इस डाइचुन के बारे में बताया जाता है कि यह इस स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश है जो 5 सालों से इस स्कूल के अंदर ही मौजूद है और यह यहाँ पर आने वाले सारे के सारे लड़कों को परेशान करता है और उन्हें डराकर अपना गुलाम बना लेता है और इसने हैनुल के साथ भी ऐसा ही किया। फिर इसके बाद हमें 2-3 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक घास के मैदान में हमारा मेन कैरेक्टर हैनुल उदास बैठा होता है और हम देखते हैं कि अचानक से हैनुल के पास किसी की आवाज़ आती है जो कहने लग जाती है कि है तुम उदास क्यों हो। और हम देखते हैं कि ये इसकी फीमेल दोस्त सेहुन होती है जो उसके पास बैठ जाती है और कहने लग जाती है कि बताओ कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, क्या तुम्हारे साथ कुछ घटना घटी है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा परेशान हो। अगर तुम परेशान हो हैनुल तो मुझसे कह सकते हो, मैं सब संभाल लूँगी क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिसे सुनने के बाद हैनुल कहने लग जाता है कि सेहुन तुम्हें मुझसे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं अब बच्चा नहीं रहा जिसका तुम ध्यान रख सकती हो, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और मेरा ध्यान रखना बंद भी कर दो। जिसे सुनने के बाद सेहुन कहने लग जाती है कि हैनुल क्या तुम्हें पता है कि तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो लेकिन जब तुम्हारी बारी आती है तो तुम किसी की भी मदद नहीं लेते। जिसे सुनने के बाद हैनुल कहने लग जाता है कि भला मैंने किसकी मदद कर दी। और वह लड़की कहती है कि तुम्हें पता है कि हान रिवर पर जब तुमने मेरी जान बचाई थी। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वह लड़की सेहुन बताने लग जाती है कि जब मैं रिवर के अंदर गिर गई थी तो तुमने मुझे सबसे पहले बचाया था। मुझे लगा था कि मुझे कोई भी बचाने नहीं आएगा लेकिन तुम थे जो मुझे अकेले ही बचाने के लिए आ गए थे। उस दिन के बाद तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। ये काफ़ी ज़्यादा मज़ा क्या है कि तुम्हारे पास तैरना बिल्कुल भी नहीं आता है लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे बचाने के लिए आ गए थे। ये कितना ज़्यादा हंसाने वाली बात है। और ये कहने के बाद सेहुन जोर जोर से हंसने लग जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर उदास हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से सेहुन कहने लग जाती है कि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस दिन उस रिवर के अंदर गिरी नहीं थी बल्कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैनुल हैरान हो जाता है और वह लड़की कहने लग जाती है कि लेकिन अचानक से तुमने मुझे रिवर के पास कूदते हुए देख लिया और तुमने मेरी जान बचा ली, तुम मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। जिस बात को सुनने के बाद हैनुल कहने लग जाता है कि रुको जरा, तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी। जिस बात को सुनने के बाद सेहुन कहने लग जाते हैं कि मेरा फादर जो काफ़ी ज़्यादा शराबी था और मुझे हमेशा पीटता था, लेकिन एक दिन अचानक जब मैं उस रिवर के पास से कूदी तो उस दिन कार एक्सीडेंट में मेरे फादर की भी मौत हो गई थी। लेकिन खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे इन सब से अब कुछ भी लेना देना नहीं है। दरअसल मेरी माँ को थोड़ी सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था क्योंकि उसे शहर कमाने के लिए जाना पड़ा और मेरी छोटी उम्र की वजह से कुछ जिम्मेदारियां मेरे ऊपर भी आ गई थी। लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तुम्हें पता है कि हैनल जिस दिन तुमने मेरी जान बचाई थी उस दिन तुमने मुझसे क्या कहा था। जिस बात को सुनने के बाद हैनल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सेहुन बताने लग जाती है कि जब मैं तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रही थी तो जब तुमने अपनी आंखें खोली तो तुमने कहा था कि इस रिवर का पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है, तुम्हें इसमें नहीं कूदना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद तो मैं ज़ोर ज़ोर से हंसी। भला तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तुम्हारी इसी बात की वजह से उस दिन मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ गई थी और उसी हंसी
की वजह से मुझे एक मकसद मिल गया दोबारा से जीने का। तुम्हें पता है कि हेनल, रिवर में कूदने से पहले मैं लड़कों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे पता लग गया कि सारे के सारे लड़के ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। तुम्हें तैरना बिल्कुल भी नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने मेरी जान बचाई। तुमने भला ऐसा क्यों किया? जिस बात को सुनने के बाद हेनल कहने लग जाता है कि मैंने कुछ भी नहीं सोचा था। मैंने एक लड़की को गिरते हुए देखा और मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैंने छलांग मार दी। जिस बात को सुनने के बाद सेवन कहने लग जाती है कि कहीं इस बात का यह तो मतलब नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जिस बात को सुनने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर हेनल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर इसके बाद हमें स्कूल के सीन को दिखाया जाता है और वहाँ पर हम एक क्लासरूम को देखते हैं जहाँ पर कुछ बच्चे किसी लड़के को परेशान कर रहे होते हैं और ये हमारा मेन कैरेक्टर हैनल होता है जो कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना डेचुन, जिस तरह की रोटी तुम मुझसे मंगवाना चाहते थे वह मुझे नहीं मिली। जिस बात को सुनने के बाद डेचुन कहने लग जाता है कि तुम्हारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें मेरे बारे में अभी कुछ भी नहीं पता, इसी वजह से तुमसे गलती हो गई। क्या मैंने सही कहा ना ताइसिक? जिस बात को सुनने के बाद ताइसिक डर जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं इसे संभाल लूंगा। और इस बात को सुनने के बाद डेचुन उठता है और हमारे मेन कैरेक्टर हेनल से कहने लग जाता है कि यह तो तुम्हारी पहली गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें माफ़ बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर तुमने ये दोबारा गलती की तो इसके लिए एग्जाम्पल देना जरूरी है। जिस बात सुनने के बाद हैनल डर जाता है और डेचुन कहने लग जाता है कि ताइसिक अब यह तुम्हें करना है। जिस बात को सुनने के बाद ताइसिक हैरान हो जाता है और डेचुन गुस्सा करते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरे नौकर दोबारा से नहीं बनना चाहते तो इसे अभी करो। जिस बात को सुनने के बाद ताइसिक और भी ज़्यादा डर जाता है और हम देखते हैं कि वह थोड़ा डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर हैनल को लगातार मारने लग जाता है। जिस बात को देखने के बाद सारे के सारे बदमाश हंसने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि देखो जरा, यह जोकर तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस गेट के बाहर कोई उन्हें देख रहा होता है और डेचुन की नज़र भी उस पर पड़ जाती है और वह कहने लग जाता है कि लगता है कि यहाँ पर वह लड़की आ चुकी है, ज़रा इसे ज़ोर ज़ोर से पीटो ताकि वह भी मज़े ले सके। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्टोरी बताने लग जाता है कि उस दिन के बाद डेचुन ने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। मैंने अपनी दोस्त सेहुन को तो बचा लिया, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इस गहरी खाई में से कोई भी नहीं बचा सकता। और हम देखते हैं कि डेचुन हमारे मेन कैरेक्टर हेनल से कहने लग जाता है कि तुम्हें ये सारी की सारी बातें सीक्रेट रखनी है। अगर तुमने किसी से भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करने चाहिए। फिर वह दोबारा से कहने लग जाता है कि तुम्हारी बहन काफ़ी ज़्यादा सेक्सी है, हालांकि वह छोटी है, लेकिन मैं उसे मज़े लेना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे पैसे देते हो तो मैं तुम्हारी बहन को जाने दूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी बहन के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करूंगा और दूसरों को भी करवाने दूंगा। क्या तुम मेरी बात को समझ गए? तो इससे पहले मुझे पैसे दे दो। और हमारा मेन कैरेक्टर हैनल हमें ये सब बताते हुए कहने लग जाता है कि मुझे आज पता लग गया कि मेरे इस दोस्त सेहुन ने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी, क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वह मरने की कोशिश करता है और मैंने उस दिन उस रात वही सब करने की कोशिश की थी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सुसाइड करने के लिए एक जगह के पास पहुंच चुका होता है और वहां की ज़मीन को देखते हुए कहने लग जाता है कि क्या ये इस पल मुझे ये सब करना चाहिए। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हैनल के पास एक हाथ आता है, जिसे महसूस करने के बाद हैनल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे ज़रूर से दे दूंगा, मुझे माफ़ कर दो। और हम देखते हैं कि ये उसकी दोस्त सेहुन होती है, जो हम अपने दोस्त की ये हालत देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहने लग जाती है कि यह तुम्हारे साथ कैसे हुआ। जिस बात सुनने के बाद हैनल कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद सेहुन कहती है कि यह तुम्हारे साथ कब से हो रहा है। जिस बात को सुनने के बाद हैनल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हें मुझसे कुछ भी लेने देना नहीं है, तो यहाँ से चली जाओ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। और ये सब बातें सुनने के बाद सेहुन काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर हैनल कहने लग जाता है कि तुम मुझे बिल्कुल
बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, तो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ बिल्कुल भी शामिल नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि ये कहने के बाद हैनल वहाँ से जान लग जाता है और जाते जाते कहता है कि मेरा पीछा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और यह सब सुनने के बाद सेहुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि ठीक है तो कायर, जाओ मरो। मुझे विश्वास नहीं होता है कि मैंने तुझ जैसे कायर से दोस्ती कर ली। मुझे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही है। फिर इसके बाद हमें दूसरे दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि क्लास के अंदर कुछ बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर हैनल अपना लंच कर रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हैनल के पीछे से कोई सर पर मारता है और हैनल का सर उसे खाने में जाकर लगता है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि डेचुन का दोस्त होता है, जो कहने लग जाता है कि ओह मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पर तो एक मक्खी उड़ रही थी, मैंने उसे मारने की कोशिश की है। और हम देखते हैं कि ये सब देखने के बाद हैनल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उठते हुए कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, ये सब ठीक था। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह लड़का दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर को एक और थप्पड़ मार देता है और हमारे मेन कैरेक्टर का सर उसके खाने में जाकर लगता है। और वह लड़का कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन यहाँ पर दोबारा से एक मक्खी आ गई थी जिसे मैं मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि क्लास के अंदर एक और लड़का आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि ये तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं कि यह डेचुन होता है, जो कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मेरे दोस्त के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहे हो, मुझे भी इससे बात करनी चाहिए। और हम देखते हैं कि डेचुन हैनल के पास आ जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, यह क्या है। और हम देखते हैं कि वह कहने लग जाता है कि यह तो एक मक्खी है, मुझे तो इसे मार देना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर हाथ उठा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसके हाथ को कोई रोक लेता है। और हम देखते हैं कि यह सब देखने के बाद हैनल भी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हैनल की दोस्त सेहुन आ चुकी होती है और वह उस लड़के का हाथ रोक लेती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन तुम एक कमज़ोर इंसान को परेशान करते रहते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद डेचुन हंसने लग जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि डेचुन उसकी कमर पर हाथ डालता और अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद सेहुन हैरान हो जाती है और पीछे हट जाती है और कहने लग जाती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद डेचुन कहने लग जाता है कि तुम पीछे क्यों हट गए, चलो ना इसे स्टार्ट करते हैं। और इस बात को सुनने के बाद सेहुन कहने लग जाती है कि तुम ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम दिखने में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। अगर तुमने मेरे दोस्त को परेशान करना बंद नहीं किया तो मैं पुलिस को कॉल कर लूँगी, तो इससे पहले तुम इसे रोक दो। जिसे सुनने के बाद डेचुन का दोस्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तू कुतिया कहेगी, तू पुलिस को कॉल करेगी, अगर तुमने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो देखते हैं कि हम में से कौन सबसे पहले मरता है। तू कुतिया कहेगी, अगर तेरी हिम्मत हुई पुलिस को कॉल करने की तो मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे इस एटीट्यूड को पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं कि वह लड़का सेहुन के ऊपर हाथ उठा रहा होता है, लेकिन अचानक से डेचुन उसे रोक लेता और कहने लग जाता है कि रुको जरा, तुम्हें हमारे दोस्तों को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्हें जाने दो। जिस बात को सुनने के बाद डेचुन का दोस्त हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लेकिन क्यों, मैं क्यों जाने दूं इन दोनों को। जिस बात को सुनने के बाद डेचुन कहने लग जाता है कि स्कूल अब ख़त्म हो चुका है। जिस बात को सुनने के बाद उसका दोस्त हैरान हो जाता है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आया होता है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं और उसका दोस्त कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमने उन दोनों को छोड़ा क्यों। जिस बात को सुनने के बाद डेचुन कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है, तुम्हें पता है कि जब मुझे भूख लगती है तो मैं किसी भी चीज़ को खा लेता हूँ और मुझे वो चीज़ चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और हमें एक गली को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि उस गली के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर हैनल और सेहुन जा रहे होते हैं। और हैनल अचानक से रुकते हुए कहने लग जाता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा पीछा छोड़ दो और यहाँ से चली जाओ। जिस बात सुनने के बाद सेहुन कहने लग जाते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। ये सिर्फ इसी दिन के लिए है जिस दिन तुमने मेरी रिवर में गिरने से जान बचाई थी। वह पहला दिन था जब मेरे फादर ने मुझे पहली बार टच किया था और आज आखिरी बार है जब मुझे कोई टच कर रहा है। और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर रुक जाता है और सेहुन कहने लग जाती है कि मेरे फादर के मरने के बाद
बाद बहुत से लोग थे जब मेरी परवाह करते थे, लेकिन तुम उनमें से हो जिनकी मैं परवाह करती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खास हो। मैं तुम्हारी हमेशा दोस्त बनी रहना चाहती हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा हमेशा से ध्यान रखूँगी। तुम मुझसे बात कर अपनी परेशानियों को मुझसे बता सकते हो, ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। प्लीज़ अपने आप को तकलीफ देना बंद करो और मुझ पर भरोसा करो, ताकि हम दोनों इस सिचुएशन का सामना कर सकें। जिस बात को सुनने के बाद एनु कहने लग जाता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हें पता है कि वह लोग मेरी बहन के बारे में क्या कहते हैं? आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं ये सब सिचुएशन छोड़ भी देता हूँ तो क्या ही बदल जाएगा? क्या वह लोग मेरी बहन को परेशान करना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं होने वाला। और हम देखते हैं कि जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर हैनल पीछे मुड़कर देखता है, उसकी दोस्त वहाँ से गायब हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद हैनल हैरान हो जाता है और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी कहाँ पर चली गई? और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर की नज़र एक गली पर जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैनल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हमें एक बिल्डिंग के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लड़के सेहुन को पकड़कर ले आए हुए होते हैं और सेहुन जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे जाने दो। और हम देखते हैं कि वह लड़के सेहुन के साथ कुछ गंदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद सेहुन कहने लग जाती है कि अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और हम देखते हैं कि यह और कहीं नहीं बल्कि डेचुन होता है, जो कहने लग जाता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ मज़ेदार खाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। चलो दोनों खेलते हैं। और हम देखते हैं कि वह अपने बंदों से कहता है कि चलो इस लेडी के हाथ और पैर बांध दो। और हम देखते हैं कि वह सारे के सारे बंदे सेहुन को पकड़ लेते हैं और सेहुन चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि मैं सबको बता दूंगी, जल्दी से मुझे जाने दो, मैं जाना चाहती हूँ। तुम सचमुच एक इंसान कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और हम देखते हैं कि इन सब बातों को सुनने के बाद डेचुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि धत तेरे की, ये लड़की तो काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही है, चलो अपने सॉक्स उतारो। जिसे सुनने के बाद उसका दोस्त कहने लग जाता है कि ठीक है। और हम देखते हैं कि वह अपने सॉक्स उतार रहा होता है और वह डेचुन को दे देता है। और हम देखते हैं कि डेचुन उसे सूंघने के बाद कहने लग जाता है कि मदरफकर, यह तो कितना ज़्यादा बदबूदार है, तुम्हें अपने पाँव कभी कभी धो लेना चाहिए। और वह सेहुन से कहने लग जाता है कि अगर तुम मुझे प्यार से करने देती तो तुम्हें इस बदबूदार सॉक्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हम यह साफ सुथरे अंदाज में भी कर सकते थे। और हम देखते हैं कि डेचुन सेहुन के मुंह पर वह सॉक्स रख देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सेहुन जोर जोर से चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हैनल वहाँ से भाग रहा होता है और वह जोर से चिल्ला रहा होता है कि मेरी दोस्त को छोड़ दो। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक लाठी भी होती है और वह उन सबको मारने के लिए आ रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि डेचुन का एक दोस्त है हमारे मेन कैरेक्टर हैनल के पीछे एक जोरदार वार करता है। और हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से वह एक ही बार के अंदर ढेर हो जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद सेहुन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हैनुल का नाम जोर से चिल्लाती है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हैनुल खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त को जाने दो। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे बंदे जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और डेचुन कहने लग जाता है कि यह तो कूल बनने की कोशिश कर रहा था। और हम देखते हैं कि हैनुल कहने लग जाता है कि जो तुमने मुझसे करने के लिए कहा था मैंने वह सब किया है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसे सुनने के बाद डेचुन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझसे क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हो? चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है और मुझे खाना खाना है, तो यही मेरा खाना है। जिस बात को सुनने के बाद हैनल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। और हम देखते हैं कि सेहुन काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन इसे रोक दो। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद डेचुन उस सॉक्स को दोबारा से उठाता और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो कुतिया, इसको मैंने ये तेरे मुंह में घुसाने की कितनी ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन तुमने इसके बावजूद भी इसे उगल दिया। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रही हो? और हम देखते हैं कि डेचुन उसे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारने लग जाता है, जिसे देखने के बाद हैनल काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है और कहने लग जाता है कि प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि उस डेचुन का एक दोस्त हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पर वह सॉक्स रख देता है, उसे चुप कर देता है और जोर जोर से हंसने लग जाता है। जिसे देखने के बाद डेचुन कहता है कि ज़रा इस कचरे का सर ऊपर रखना, ताकि यह इस मज़ेदार नज़ारे को अपनी आंखों से देख सके। और हम देखते हैं कि यह सब कहने के बाद
डेचन सेहुन के साथ गंदी हरकतें करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चिल्ला रहा होता है कि उसे जाने दो, उसे जाने दो। लेकिन हम देखते हैं कि वह सारे के सारे बंदे सेहुन के पूरे हाथों को पकड़ लेते हैं और उसके साथ गंदी हरकतें करनी स्टार्ट कर देते हैं, जिसे देखने के बाद सेहुन काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर हैनल अपनी दोस्त की यह हालत देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा अंदर से टूट जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि किस रीजन की वजह से मुझे आज बुली किया जाता है। इस दुनिया में ना जाने कितने ज़्यादा इंसान होंगे जिनके पास ना तो कोई स्किल है और ना ही कोई टैलेंट है, जिसकी वजह से वे हमेशा दूसरों से अलग दिखते हैं और हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। आखिर उन लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? और वही सिचुएशन बिल्कुल आज मेरी है। मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ जिसे आज बुली किया जा रहा है। मैं कभी भी बुली नहीं होना चाहता है। मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ ताकि मैं इन बदमाशों को मज़ा चखा सकूँ। लेकिन इसके बावजूद भी चाहे मैं कितना भी ज़्यादा ताकतवर बनना चाहूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ताकतवर बन पाऊँगा। मुझे फाइटिंग का ऐप भी नहीं आता। आखिरकार मैं उन लोगों से कैसे लड़ सकता हूँ? लेकिन उस दिन मैंने बचकाना हरकतें की। फिर इसके बाद हमें 2-3 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर ने लड़ाई करने के लिए बहुत सारी जिमों में गया होता है, लेकिन उसे वहीं से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक और जिम में जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के उससे कहने लग जाते हैं कि हमारी जिम पूरी तरीके से भर चुकी है, अब हम यहाँ पर किसी भी बच्चे को नहीं ले सकते, बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैनल वहाँ से जाने लग जाता है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि भला मुझ जैसे कमज़ोर इंसान को अपनी जिम में कौन ही लेगा। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़के हैनल को छत से देख रहे होते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार ये लड़का कौन है? जब ये हमारी जिम में आया था तो हमारे सारे के सारे स्टूडेंट ने इसे ना लेने के लिए मना कर दिया। आखिरकार ये लड़का कौन है? जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हम स्टूडेंट को लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसे नहीं ले सकते क्योंकि हमारे सारे के सारे स्टूडेंट हमारे जिम को छोड़ देंगे। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैनल बाहर आ जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी लाइफ एक कीड़े की तरह हो गई है, जिसे जब चाहे कोई भी मसल सकता है। आखिरकार मैं कौन हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ? और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हैनल एक गली के सहारे खड़ा हुआ होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह थोड़ा सा साइड मुड़ कर देखता है और थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे एक आदमी को लूट रहे होते हैं और उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि मदरफकर जल्दी से इसका वॉलेट निकालो, नहीं तो हमें कोई देख लेगा, जल्दी करो, हमारे लिए मुसीबत बन सकती है। जिसे सुनने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता है कि इसका वॉलेट कहाँ पर है, लगता है कि ये भिखारी है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर हैनुल एक पत्थर को उठाता और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये मेरे पास लास्ट चांस है, मैं कुछ भी कर इन्हें हरा कर दिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उन बंदों को पत्थर मारने के लिए जा रहा होता है और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि जल्दी करो, नहीं तो यहाँ पर कोई आ जाएगा, जल्दी करो। और हम देखते हैं कि वह हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर हैनुल उन्हें पत्थर मारने ही वाला होता है कि अचानक से उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और हम देखते हैं कि हैनुल उसकी वजह से ज़मीन पर गिर जाता है। जिसे देखने के बाद वह दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उन बंदों में से एक बंदा कहने लग जाता है कि हे बादशाह, आखिरकार तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? और हम देखते हैं कि वह उसे लात मारते हुए कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे चौंकाने की, लगता है कि अब तुम मरना चाहते हो बादशाह कमीने कहीं के। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही होता है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ, मैं ताकतवर कभी भी नहीं बन पाऊंगा। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमें किसी चीज़ की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की आती है जो उस बदमाश लड़के को एक जोरदार लात मार देती है। और हम देखते हैं कि यह लड़की और कोई नहीं बल्कि ली हारू होती है। और हम देखते हैं कि इस लड़की को देखने के बाद हैनुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ली हारू की लात इतनी ज़्यादा जोरदार पड़ी होती है कि वह लड़का एक दीवार से जाकर टकराता है। जिसे देखने के बाद दूसरा बंदा भी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह एक बोतल उठाता है और ली हारू को मारने के लिए चला जाता है और कहने लग जाता है कि तू कुतिया कहीं की, क्या तुम मरना चाहती है? और हम देखते हैं कि वह ली हारू को वह बोतल मारने ही वाला होता है कि ली हारू उसकी
लड़की बोतल को पकड़ लेती है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेती है। और हम देखते हैं कि अचानक से वह उस लड़के को एक चौक लगाती है और उस लड़के को ज़मीन पर एक ज़ोरदार पटकी दे मारती है, जिसे देखने के बाद तो हमारे मेन कैरेक्टर हैनुल के तो होश ही उड़ जाते हैं। और हम देखते हैं कि ली हारू और किसी को नहीं बल्कि उस आदमी को बचाने के लिए आई हुई होती है, जिसे देखने के बाद हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो ली हारू है। और ली हारू उस आदमी से कहती है कि अंकल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप इस जगह मत सोया करो। और हम देखते हैं कि ली हारू अपने अंकल को उठाकर वहां से ले जा रही होती है और अपने अंकल से कहती है कि अंकल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप इतनी शराब मत पिया करें, आपकी वजह से मुझे आपको देखभाल करनी पड़ती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हैनुल उसे देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़की ने उन बदमाशों को कैसे मजा चखाया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हैनुल लिहारू को रोकने की कोशिश करता है और कहने लग जाता है कि एक्सक्यूज मी, ज़रा रुको। और हम देखते हैं कि लिहारू उसकी बातों का ध्यान नहीं देती और अपने अंकल से कहती है कि अंकल, आप बहुत ही ज़्यादा भाई होते जा रहे हैं, कब तक आप अपनी भतीजी को अपनी देखभाल करने के लिए कहेंगे? कम से कम आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उनकी बातें सुनने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ, भला यह लड़की मुझ पर क्यों ही ध्यान देगी। और हम देखते हैं कि हैनल को किसी की आवाज़ आती है जो कहने लग जाती है कि है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि ये ली हारू होती है जो उससे कहने लग जाती है कि है तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरी मदद करो, क्या तुम मेरी मदद नहीं करवाना चाहते। जिसे सुनने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर हैनल हैरान ही हो जाता और हम देखते हैं कि वह ली हारू की मदद करता हो और उस अंकल को अपने कंधों पर उठाकर वहाँ से ले जाने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वे एक रास्ते से ले ही जा रहा होता है कि अपने मन में कहने लग जाता है कि यह लड़की सच में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद भी इसने उन दोनों बंदों को मजा चखा दिया। लेकिन अभी भी मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से ली हारू वहाँ पर रुक जाती है और हानुल से कहने लग जाती है कि क्या तुम जानते हो कि भला एक कमज़ोर सी लड़की उन दोनों बदमाशों को कैसे मजा चखा सकती है। जिसे सुनने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसे कैसे पता कि मेरे मन में क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि लिहारू कहने लग जाती है कि यह तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से मैंने उन दोनों बदमाशों को मजा चखाया है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद तो हमारा मेन कैरेक्टर हैरान ही हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और लिहारू कहने लग जाती है कि यह सब तुम्हारी वजह से है, मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ जिसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है, लेकिन तुमने वहाँ आकर हंगामा कर दिया और उन दोनों लड़कों का ध्यान बटा दिया, जिसकी वजह से मैं उन दोनों लड़कों को मजा चखाने में कामयाब रही। हालांकि मैं जानती हूँ कि लड़के काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उन्हें हरा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन मैं एक लड़की हूँ और मेरे पास कुछ ऐसे स्किल मौजूद है जिसकी वजह से मैं उन लड़कों को आसानी के साथ हरा सकती हूँ। इंसान के शरीर में 3 पार्ट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। उन पार्ट पर अगर हमला किया जाए तो उन्हें आसानी के साथ हराया जा सकता है, लेकिन उन पार्ट पर हमला करना इतना भी आसान नहीं है। सबसे पहला पार्ट उनकी आंखें, जिन पर हमला करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और दूसरा पार्ट उनका पेट, और तीसरा उनका जबड़ा। मैं जानती हूँ कि जबड़ा काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और काफ़ी ज़्यादा कठोर भी, लेकिन वह शरीर की बनावट की वजह से बाहर निकला हुआ होता है और बहुत सारी नसें हैं जो हमारे जबड़े के पास से गुजरती है। अगर हम जबड़े पर वार करते हैं तो एक ही वार के अंदर हम किसी को भी ढेर कर सकते हैं। जब मैंने उस लड़के के ऊपर वार किया था तो वह एक ही स्ट्राइक का अंदर ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से दूसरा लड़का उसे देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और उसने पूरी ताकत के साथ मेरे ऊपर अपनी बोतल से हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी तेज़ी का फ़ायदा उस पर ही उल्टा दिया और मैंने उसको एक स्ट्राइक देकर उसे उसकी ताकत से ही ज़मीन पर गिरा दिया। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान था। और हम देखते हैं कि ली हारू की बातें सुनने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार इसने ऐसा कैसे किया। और ली हारू कहने लग जाती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ करती थी, लेकिन मेरे पास एक टीचर है जिसकी वजह से मैंने अपनी कमज़ोर बॉडी को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना दिया। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हानुल कहने लग जाता है कि आखिरकार वह टीचर कौन है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस अंकल को उसके घर ले आया हुआ होता है और हम देखते हैं कि वह लड़की कहने लग जाती है कि
क्या तुम्हें पता है कि वह टीचर कौन है? वह मेरे अंकल है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे अंकल अब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब उनकी जिम में कोई भी नहीं आता और वैसे भी अब वह किसी को भी सिखाना नहीं चाहते। और हम देखते हैं कि लिहारू की यह बात सुनने के बाद हानुल अपने घुटनों के बल आ जाता है, जिसे देखने के बाद लिहारू काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और कहने लग जाती है कि है तुम्हें क्या हुआ, तुम अपने घुटनों के बल कैसे बैठ गए। और हम देखते हैं कि हानुल चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज़ सर, मुझे सिखाइए, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ। हालांकि मैं नहीं जानता कि मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनूंगा, लेकिन मैं आपके पास सीखना चाहता हूँ। मुझे एक बदमाशों की टीम को ख़त्म करना है, प्लीज़ सर मुझे सिखाइए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हानुल उसके पास घुटनों के बल बैठा हुआ होता है और वहाँ पर बिल्कुल शांति होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, मुझ जैसे कमज़ोर इंसानों को भला कौन ही सिखाएगा। और हम देखते हैं कि अचानक से वह अंकल खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर शांत बैठ जाते हैं। और हम देखते हैं कि वह खड़े होकर हानुल के पास जाते हैं, जिसे देखने के बाद हानुल थोड़ा सा चौंक जाता है और वह हानुल से कहने लग जाते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो, तुमने तो मेरी नींद खराब कर दी। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि आप मुझे सिखाना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम वहाँ पर एक घर को देखते हैं और ये उस आदमी की जिम होती है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर किसी कागज़ को पढ़ रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि क्या मुझे यहीं पर स्टैंप लगाना है, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जब तक मैं यहाँ पर ट्रेनिंग करूँगा मुझे आपकी सारी की सारी बातें माननी होगी और मुझे आपको डबल में फीस पे करनी होगा। इसका क्या मतलब है? और यहाँ तक ही नहीं, बल्कि जब तक मैं ट्रेनिंग करूँगा, जब तक मैं लड़ूंगा, इससे जो भी कमाई होगी उसके सारे के सारे पैसे मैं 10 हिस्सों में बांटूंगा, जिसमें से 8 हिस्से और 2 हिस्से होंगे। इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि उसका टीचर कहने लग जाता है कि इसका यही मतलब है कि तुम्हें अपनी कमाई में से 8 हिस्सा मुझे देना होगा। अगर तुम इसे छोड़ना चाहते हो तो छोड़कर जा सकते हो, मुझे कोई भी परवाह नहीं है, तुम जा सकते हो। और हम देखते हैं कि उस टीचर की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ सकता और वैसे भी मैं लड़ाई कर पैसे कमाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ जो इसे पैसे दूंगा। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। अब मेरे पास ताकतवर बनने के अलावा कोई और चारा भी नहीं है, मुझे ताकतवर बनना होगा हर हाल में। और वह अपने मास्टर से कहने लग जाता है कि ठीक है, तो मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे यहीं पर साइन करना है, मैंने सही कहा ना। और हम देखते हैं कि हानुल वहाँ पर साइन कर लेता है, जिसे देखने के बाद वह मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और हानुल उसे वह कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहने लग जाता है कि यह लो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, मैंने इस पर साइन कर दिया है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर उसके हाथ से वह कॉन्ट्रैक्ट छिना लेता है और किसी पर फ़ोन पर बातें करते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुम मेरी बातों को सुन रहे हो? मैंने उस पर साइन करवा लिया है, अब तुम इसे बड़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हो, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और ना ही मेरे पास कोई स्किल है जिसकी मदद से मैं ताकतवर बन सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमें इस जिम का नाम दिखाया जाता है, जिसका नाम सेल्फ डिफेंस फॉर वुमन होता है। और हमारा मेन कैरेक्टर हानुल कहने लग जाता है कि आप अभी जिस आदमी से बात कर रहे थे, क्या आप मेरी ही बात कर रहे थे? मुझे लगता है कि आप मेरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्या यहाँ पर कुछ गलत हो चुका है? जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि चलो अभी अपने ग्लासेस उतारो। जिसे सुनने के बाद हानुल चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि क्या ठीक है। और हम देखते हैं कि हानुल अपने ग्लासेस उतार देता है और अपने मास्टर से कहने लग जाता है कि आपने मेरे ग्लासेस क्यों उतरवाए? और हम देखते हैं कि उसका मास्टर खांसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अगर मैं खांसता तो यह तुम्हारे चश्मे के ऊपर भी आ सकता था। जिसे सुनने के बाद हानुल चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि आपका कहने के क्या मतलब है? जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ भी नहीं कहा, दरअसल यहाँ पर एक बंदा आ रहा है और उसे तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, वह यहाँ पर जल्द ही पहुँच जाएगा। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर कौन आ रहा है? और उसका मास्टर कहने लग जाता है कि हानुल, क्या तुम जानते हो कि यहाँ पर सबसे ग्रेटेस्ट मिक्सड मार्शल आर्ट में से कौन सा सही तरीका है? जिसे सुनने के बाद
हानुल कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है कि अभी जो इंसान आ रहा है वह तुम्हें इसके आइडिया के बारे में सब कुछ बता देगा, बस तुम अपना ध्यान रखना। और हम देखते हैं कि अचानक से कोई दरवाज़ा खोलता है और उसका मास्टर कहने लग जाता है कि ये लो तुम्हारा साथी आ गया। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है जो कहने लग जाता है कि क्या यही वो लड़का है जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर इसके बाद हमें 2 बिल्डिंग के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ होता है जो कहने लग जाता है कि गेंगली कहाँ पर है, क्या वह सही है। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ होता है जो कहने लग जाता है कि आपने जो हाल ही में मार्शल आर्ट टूर्नामेंट करवाया था उसमें हमारा गेंगली फर्स्ट आया था, जिसकी वजह से उसने स्कूल में फ़ाइट करना भी छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि टूर्नामेंट की वजह से उस पर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, आपको ऐसा ही करना चाहिए था। जिसे सुनने के बाद वह बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें लगता है कि वह दोबारा से किसी पर हमला करेगा, वह धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट दोबारा से गेंगली ऐसा करने वाला है, मुझे पूरा विश्वास है कि वह धीरे धीरे ताकतवर बन गया है और काफ़ी ज़्यादा समझदार भी। हालांकि वह उस दिन के बाद काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था और काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल भी बन गया था, लेकिन अब लगता है कि वह अपने आप को संभाल लिया है। मुझे माफ़ कर देना प्रेसिडेंट, मैंने यह शब्द कह दिए। जिसे सुनने के बाद वह प्रेसिडेंट कहने लग जाता है कि यह ठीक है, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। मेरे बेटे का डिवोर्स होने के बाद गेंगली की माँ ने उसे छोड़ दिया, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो गया था और हमेशा दूसरों को मारता रहता था, लेकिन मुझे लगता है कि अब वह ठीक है। और इसके अलावा तुम ही हो जो गेंगली की फाइटिंग के लिए बंदा ढूंढता है ताकि वह शांत रह सके। क्या तुमने वह काम कर दिया है जिसके लिए मैंने तुमसे कहा था? क्या उसके लिए कोई बंदा मिल गया है? जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहने लग जाता है कि प्रेसिडेंट, आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लिया है, अब वह हमारा है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बिना अब वह लड़का कुछ भी नहीं कर सकता। फिर उसके बाद हमें उसी जिम का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर कोई ज़ोर से चिल्ला रहा होता है कि जल्दी से खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हानुल लेटा पड़ा हुआ होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर वह बंदा भी खड़ा हुआ होता है। हमें इस लड़के का नाम बताया जाता है और इस लड़के का नाम गेंगली है। गेंगली कहने लग जाता है कि आखिरकार इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, यह तो मेरे सिंगल हिट में ही डाउन हो गया। आपने तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लड़का चुना है। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा रूड हो रहे हो, तुमने तो मुझे ग्रीटिंग भी नहीं किया है। क्या तुम नहीं जानते हैं कि ये अभी सो रहा है, ये बेहोश बिल्कुल भी नहीं है। जिसे सुनने के बाद गेंगली हैरान हो जाता है और उसका मास्टर कहने लग जाता है कि मुझे नहीं पता कि इस लड़के के साथ क्या हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि इसने कई दिनों से खाना पीना नहीं खाया है और ना ही यह सही तरीके से सोया है, जिसकी वजह से यह तुम्हारे सिंगल हिट में ही डाउन हो गया। तो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि तुम इसे हरा पाओगे। जिसे सुनने के बाद गेंगली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने अभी हाल ही के टूर्नामेंट में सबसे बड़ी गैंग को हराया है और मैंने पूरे देश को डाउन करके रखा है। मैं इस लड़के को आसानी के साथ हरा सकता हूँ, इसे दोबारा से खड़ा होने दो। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हानुल की आंखें खुल चुकी होती है और वह कहने लग जाता है कि मैं कितनी देर से सो रहा हूँ और ये आवाज़ किसकी है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन आवाज़ किसकी है। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ में एक चिकन का पीस होता है और वह कहने लग जाता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये आवाज़ इसकी है, क्या मैं तब से खाना खा रहा हूँ, आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि वह आसपास देखता है जहाँ पर बहुत सारे खाना पड़ा हुआ होता है और वह कहने लग जाता है कि क्या मैं तब से इतना सारा खाना खा चुका हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से हानुल के सामने वह बंदा आ जाता है और वह बंदा कहने लग जाता है कि ओह, तो तुम खड़े हो गए, मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा खाना खा लिया है, तुम काफ़ी देर से सो रहे थे। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों हो, रुको ज़रा, मेरे ग्लासेस कहाँ कर गए, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मुझे ग्लासेस के बिना कुछ भी दिखाई नहीं देता, तुम कौन हो। और हम देखते हैं कि अचानक से हानुल काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और हम देखते हैं कि वह डर की वजह से पीछे हट जाता है। जिसे देखने के बाद गेंगली भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हानुल कहने लग जाता है कि रुको ज़रा, क्या तुम
मुझ पर वार करने वाले थे। जिसे सुनने के बाद गैंगली थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं वार करने वाला था। और वह अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़के के साथ प्रॉब्लम क्या है। मैंने अभी इस लड़के को लात मारने के बारे में सोचा ही था, लेकिन इसे पहले से ही पता लग गया। आखिरकार यह कैसे हो सकता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और हम देखते हैं कि वहाँ पर उनका मास्टर आ जाता है, जो कहने लग जाता है कि यह इसलिए हो रहा है क्योंकि यह देख नहीं सकता। जिसे सुनने के बाद गैंगली थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसका मास्टर कहने लग जाता है कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने अपने ग्लासेस उतार दिए, जिसकी वजह से यह तुम्हारी बॉडी में होने वाली मसल्स की हलचल को आसानी के साथ महसूस कर सकता है और उसे पहले से ही भाप सकता है। जिसे सुनने के बाद तो हानुल भी हैरान हो जाता है और वह गैंगली एक्साइटेड होते हुए कहने लग जाता है कि मैं नहीं जानता कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब ये मेरे हाथों से मरने वाला है। और हम देखते हैं कि गैंगली लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर यह बंदा तो दोबारा से मुझ पर वार करने के लिए तैयार हो गया। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि इसका क्या मतलब है, तुम ही हो जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि तुम्हें तब तक मारा जाएगा जब तक तुम्हारी मरने जैसी हालत नहीं हो जाएगी। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता और कहने लग जाता है कि इसका मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब मैं मरने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से हानुल की नज़र किसी पे पड़ती है और हम देखते हैं कि वह गैंगली उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। और हम देखते हैं कि इस मुक्के की वजह से हानुल दूर जाकर गिर जाता है, जिसे देखने के बाद गैंगली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि देखो ज़रा मास्टर, ये काफ़ी ज़्यादा आसान था। यह लड़का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था और इसे मैं आसानी के साथ हरा सकता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर मुस्कुराने लग जाता है और हम देखते हैं कि गैंगली थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हानुल दोबारा से खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर मुझे अपना वह कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना है, जल्दी करो, मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। जिसे देखने के बाद गैंगली हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरा एक वार पड़ने के बाद तो कोई भी उठता नहीं है, आखिरकार यह लड़का कैसे उठ गया, अब मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अब तो यह मर कर रहेगा। और हम देखते हैं कि गैंगली उस पर दोबारा से वार कर देता है और हम देखते हैं कि गैंगली ने यह मुक्का काफ़ी ज़्यादा जोरदार तरीके से मारा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि गैंगली यही नहीं रुकता, वह अपनी किक को उठाता है और कहने लग जाता है कि यह तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है और उसके सर में एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर हानुल ज़मीन से जाकर टकराता है और वहीं पर ढेर हो जाता है। जिसे देखने के बाद हानुल जोर जोर से सांसें ले रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़के के साथ प्रॉब्लम क्या है। मैंने इसके ऊपर इतने ज़्यादा जोरदार स्ट्राइक किए कि कोई भी इंसान ढेर हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे वार इस पर ज़्यादा असर नहीं किए। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर हानुल दोबारा से उठ जाता है और कहने लग जाता है कि जल्दी से मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो, नहीं तो मैं पुलिस को बता दूंगा। जिसे देखने के बाद गैंगली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम दोबारा से कैसे खड़े हो सकते हो। और हम देखते हैं कि वह उसके ऊपर एक वार कर ही रहा होता है कि उसका मास्टर उसे रोक लेता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम इसे नहीं हरा पाओगे, जब तक इसके गिलासेस इसके पास नहीं है तुम इसे कभी भी नहीं हरा पाओगे। जिसे सुनने के बाद गैंगली कहने लग जाता है कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, भला मैं इसको क्यों नहीं हरा सकता, यह तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर और बेवकूफ़ है। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि यह इसके गोल्डन साइट की वजह से है। जिसे सुनने के बाद तो हानुल और गैंगली काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और गैंगली कहता है कि क्या गोल्डन साइट, यह क्या बकवास है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि जो बंदा लड़ना जानता है, अगर वह किसी के ऊपर हमला करना चाहता है तो वह उसके लिए पहले निश्चित दूरी तय कर लेता है ताकि वह उसके ऊपर घातक हमला कर सके। यदि कोई इंसान उसे देख रहा है और उस घातक हमले के लिए तैयार है तो उस घातक हमले के होने से पहले ही वह डर जाता है और कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वह घातक हमला उस पर काफ़ी ज़्यादा जोरदार लगता है। लेकिन दूसरी तरफ इस लड़के के पास गोल्डन साइट है, जिसकी वजह से ना तो यह तुम्हें देख सकता है और ना ही तुम्हारी मुक्के की रफ्तार को महसूस कर सकता है, यह तुम्हारे बॉडी मोशन को ही जान सकता है। जिसे सुनने के बाद गैंगली थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह मास्टर बताने लग जाता है कि मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर तुम इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हो तो इससे पहले तुम्हारे बॉडी में होने वाली हलचल को यह पहले से ही महसूस कर लेगा और तुम्हारे मुक्के से आसानी के साथ
बच जाएगा। लेकिन अगर वह मुक्का इसे गलती से लग जाता है तो इस मुक्के से उसको बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला। जिसे सुनने के बाद गेंगली गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि इससे गोल्डन साइड का क्या मतलब है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर थोड़ा सा मुस्कुराता और कहने लग जाता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक रीजन की वजह से अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान पर हमला करता है तो वह सामने वाला इंसान अपने शरीर से ज़्यादा अपनी आंखों पर भरोसा रखता है, जिसकी वजह से वह हमेशा मार खाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान अगर किसी के मुक्के की रफ्तार को नहीं देख सकता तो वह मुक्का उस पर ज़्यादा जोरदार वार बिल्कुल भी करने वाला नहीं है। अगर मैं तुम्हें सही तरीके से समझाऊं तो तुम एग्जाम्पल के तौर पर अपने मन में एक ऐसे इंसान को इमेजिन कर सकते हो जिसके बहुत सारे टैटू हैं और वह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी दिख रहा है, या फिर उसकी स्माइल काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान पहले से ही डर जाएगा और उस गैंगस्टर का हल्का वार उस आदमी को काफ़ी ज़्यादा जोरदार तरीके से पड़ने वाला है। लेकिन इस लड़के के मुकाबले में ये काफ़ी ज़्यादा अलग है। अगर तुम इस लड़के के ऊपर चाहे कितनी भी तेज़ी से वार कर लो, इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यह तुम्हारे मुक्के की रफ्तार को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर सकता। यह सिर्फ तुम्हारी बॉडी मोशन को ही देख सकता है। जिसे सुनने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि तो इसका मतलब है कि तुम इसे ही गोल्डन साइड कहते हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हानुल कहने लग जाता है कि जब आप बोल रहे हो तो मुझे उसमें बीच में बोलने के लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं कितनी देर से देख रहा हूँ कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मुझे रेत का थैला बनाया हुआ है और आप मेरी पिटाई करते ही जा रहे हैं। और इसके अलावा आपने कहा है कि जब मेरे ऊपर कोई हमला करता है तो मैं उसके बॉडी मोशन को पहले से ही महसूस कर लेता हूँ और उसके हमले से बच जाता हूँ। क्या मैं भविष्यवाणी करता हूँ? और इसके अलावा आपने कहा है कि ये सब मेरी गोल्डन साइड की वजह से है। भला मैंने तो अपनी आंखों का चेकअप कहीं भी नहीं करवाया और ना ही मैंने आपको यह बात बताई है, तो आपको इस बारे में कैसे पता लगा? जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर उसे उसका चश्मा देने लग जाता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हाल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसका मास्टर बताने लग जाता है कि ये सब तुम्हारे इस चश्मे की वजह से मुझे पता लगा है। और अपने मास्टर की यह बात सुनने के बाद गेंगली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि इस बात का तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप किसी के चश्मे पहनकर उसकी आंखें कितनी ज़्यादा ख़राब है यह बता सके। इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ। जिसे सुनने के बाद गेंगली हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या आप जानते हैं? और हम देखते हैं कि वह मास्टर हमारे मेन कैरेक्टर हानुल के चश्मे पहन लेता है और कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि मैं भी एक गोल्डन साइड हूँ। जिसे सुनने के बाद गेंगली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि आपको कहने का क्या मतलब है कि गोल्डन साइड के बंदे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं और उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। क्या आप मुझसे यही कहना चाहते हैं? जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे यह नहीं कहना चाहता, लेकिन यह लड़का यह तुम्हारे बॉडी मोशन को आसानी के साथ देख सकता है, यह तुम्हारे हर पार्ट को आसानी के साथ महसूस कर सकता है और इसका सिक्स सेंस भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, जिसकी वजह से ये जब भी तुम इसके ऊपर वार करते हो तो ये पहले से ही महसूस कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि यह बंदा बचपन से ही एक लड़ाकू फाइटर है। जिसे सुनने के बाद तो हमारे मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मास्टर, क्या आप मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं? जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि इस कंट्री में ना जाने कितने तेज बंदे हैं, लेकिन उनके मुकाबले गेंगली तुम काफ़ी ज़्यादा तेज हो। लेकिन जब इस लड़के की बात आती है तो तुम्हारे चांस 20% है इसे जीतने के लिए। और हम देखते हैं कि मास्टर की यह बात सुनने के बाद गेंगली मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैंने इस कंट्री में ना जाने कितने बंदों को डाउन किया, लगता है कि अब मुझे इसे ही डाउन करना होगा। इस बात का सही मतलब ये है कि मुझे इसे मारना होगा। जिस बात को सुनने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है, रुको रुको, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम इसकी बातों पर विश्वास कर रहे हो? मैं कोई बचपन से लड़ाकू फाइटर नहीं हूँ। और हम देखते हैं कि गेंगली उसके ऊपर वार करने ही वाला होता है कि उसका मास्टर उसे रोक लेता है और कहने लग जाता है कि आज के लिए बहुत हुआ, अब तुम लड़ना बंद कर दो। मैं मानता हूँ कि लड़ाई के लिए अभी बहुत ही ज़्यादा वक्त है, तुम्हें थोड़ा सा सोना चाहिए और आराम करना चाहिए, अभी तुम बाहर जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि मास्टर, क्या आप इसके लिए ठीक हैं? जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ ठीक है, और गेंगली भी थम्स अप दिखा देता है। जिसे देखने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इन लोगों ने मेरी राय तो पूछी ही नहीं। फिर इसके बाद हमें हानुल की चिल्लाने की आवाज़ आती है
और हानुल हमें बताने लग जाता है कि उस दिन के बाद मेरी रोजाना से पिटाई की गई और मुझे चोट के सिवा कुछ भी नहीं आया और मैं धीरे धीरे सीखता गया। लेकिन एक दिन वह भी आ गया जब मुझे स्कूल दोबारा से वापस लौटना था और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें खुल रही होती है और वह कहने लग जाता है कि मैं कहाँ पर हूँ और ये फीलिंग कैसी है। यह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, लेकिन ये सामने की तरफ ग्लासेस कहाँ से आ गए, मुझे ग्लासेस ही ग्लासेस क्यों दिखाई दे रहे हैं। और हम देखते हैं कि हानुल ग्लासेस बार बार नाम ले रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई उसे हिप्नोटाइज कर रहा है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल की आंखें अचानक से खुल जाती है और वह हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, क्या यह कोई सच में सपना था और मैं सड़क के बाहर क्यों सो रहा हूँ, मैं आखिरकार कहाँ पर आ गया। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के सामने उसका मास्टर आ जाता है और उसके पास बैठ जाता है, जिसे देखने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसका मास्टर कहने लग जाता है कि हे तुम यहाँ पर क्यों सो रहे हो। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं, आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि आज तो तुम्हारे वापस जाने का पहला दिन है, क्या तुम स्कूल जा रहे हो। जिसे सुनने के बाद वो हानुल कहने लग जाता है कि हाँ मास्टर, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे जल्दी से जाना होगा। और हम देखते हैं कि हानुल का मास्टर हानुल को जाते हुए बड़ी गौर से देख रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे कोई आवाज़ देता और हम देखते हैं कि ये ली हारू होती है, जो कहने लग जाती है कि अंकल अभी आपने हानुल को हिप्नोटाइज करने की कोशिश क्यों की, क्या आप उससे कुछ करवाना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद उसका अंकल थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि मैं उसके लिए टारगेट तय कर रहा था ताकि वह उन भावनाओं को तोड़ सके जिसने उसे रोक रखा है। जिसे सुनने के बाद लिहारू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या एक टारगेट, इसका क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर मुस्कुराता है और कहने लग जाता है कि उसके चश्मे उतारने के बाद तुम देख लेना, काफ़ी ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होगा। और वह मास्टर वहाँ से हंसते हुए चले जाता है। फिर इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हानुल आ चुका होता है और अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे सारे के सारे दोस्तों ने मुझे देखा, लेकिन उन्हें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लगता है कि उन्हें मेरी हालत के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ। मैंने आधे महीने तक लगातार ट्रेनिंग की, लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपने आप को ताकतवर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे अंदर कोई फाइटिंग टैलेंट है ही नहीं। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर कोई आता है और कहने लग जाता है कि क्या तुमने फाइटिंग टैलेंट के बारे में कहा। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि यह बंदे और कोई नहीं बल्कि एचिन को दोस्त होते हैं। और उनमें से एक लड़का कहने लग जाता है कि लगता है कि हमारा हानुल फाइटिंग सीख रहा है, वह भी कई दिनों से, ये तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। और वे हंसने लग जाते हैं और वह बंदा कहता है कि क्या तुम हमारे लिए ही फाइटिंग सीख रहे थे, क्या तुम हमें हराना चाहते हो। चलो तो फिर ठीक है, हम तुम्हारी फाइटिंग को टेस्ट ही कर लेते हैं कि तुम अभी तक कितने ताकतवर बन चुके हो। और हम देखते हैं कि वह लड़का अपनी हालात को उठाता और हमारे मेन कैरेक्टर के पेट में दे मार देता है। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर हानुल दीवार से जाकर टकराता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि वह बंदा हानुल के पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि हानुल, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पर यह बताने के लिए आया था कि हमारे पैसे पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके हैं, जल्दी से हमें पैसे दो और हमारे लिए खाने का जल्दी से इंतज़ाम करो, नहीं तो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा पिटाई होने वाली है। तुम एक अच्छे बच्चे की तरह रिएक्ट करना, अब जल्दी से मेरा पीछा करो और मुझे शुक्रिया बोलो। लेकिन हम देखते हैं कि हानुल उस लड़के की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता, जिसे देखने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम मेरी बातों का जवाब देना ही नहीं चाहते, लगता है कि अब तुम मरना चाहते हो। ए बास्टर, जल्दी से मेरी बातों का जवाब दो। और हम देखते हैं कि वह उसे लगातार थप्पड़ मारने लग जाता है। वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि यू बास्टर, तुम हमेशा मुझे मेरी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए उकसाते हो, अब तो तुम ज़्यादा पिटने वाले हो। और हम देखते हैं कि वह लगातार हानुल को पीटे ही जा रहा होता है और इतना ज़्यादा पीटता है कि हानुल का चश्मा ही ज़मीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। जिसे देखने के बाद वह लड़का हंसते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुम मेरी बातों को पहले ही मान लेते तो तुम्हारा यह अच्छा चश्मा नहीं टूटता, तुम सचमुच बहुत ही ज़्यादा बेकार और बेवकूफ़ हो। और हम देखते हैं कि वह वहाँ से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि चलो चलते हैं यहाँ से, मेरे इतने पीटने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, जल्दी से स्मोक करते हैं। और वह हानुल से कहने लग जाता है कि हम दोबारा
से यहाँ पर आएंगे, तुम हमारे लिए पैसे तैयार रखना और हमारे खाने का इंतजाम करना। और हम देखते हैं कि हानून उन्हें पीछे से जवाब देता है कि हे बास्टर्ड, तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम्हारा खत्म हो गया? जिसे सुनने के बाद डेचुन का दोस्त काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता और कहने लग जाता है कि क्या कहा तुमने? अभी जो कहा मैंने वह सही तरीके से सुना नहीं, क्या तुम दोबारा से कह सकते हो? जिसे सुनने के बाद हानून कहने लग जाता है कि जल्दी से मेरे पास आ और मुझे बताओ वो कहाँ है। और वह चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि बताओ कि डेचुन कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ सुनने के बाद सारे के सारे लड़के खिड़कियों से उन्हें ही देखने लग जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद डेचुन का दोस्त थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि सारे के सारे लड़के तो हमें ही देख रहे हैं, लगता है कि अब इसे मजा चखाना होगा। और हम देखते हैं कि उसका ध्यान एक सफाई करने वाली लकड़ी के ऊपर जाता है और वह उस लकड़ी को पकड़ता है और उसके दो टुकड़े कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर हानून को मारने के लिए जाता है और कहने लग जाता है कि आज तो बास्टर तुम मेरे हाथों से मरना ही वाले हो। और हम देखते हैं कि वह हानून के ऊपर वार कर देता है, लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि उसकी लकड़ी हवा में ही टूट जाती है और हम देखते हैं कि यह लकड़ी एक लड़के ने अपनी लात की मदद से तोड़ी हुई होती है, जिसे देखने के बाद डेचुन का दोस्त काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि यह लकड़ी किसी और ने नहीं बल्कि गेंगली ने अपनी लात की मदद से तोड़ी हुई होती है। और वह उन लोगों से कहने लग जाता है कि मेरे परमिशन के बिना मेरे पंचिंग बैग को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, अगर किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की तो वह मेरे हाथों से मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद डेचुन का दोस्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम कौन हो? और हम देखते हैं कि पीछे से कोई लड़का आता है और उसके कान में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि ये एक ट्रांसफ़र लड़का है जो अभी अभी हमारे स्कूल में आया है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि क्या एक ट्रांसफ़र लड़का, क्या यह पागल है जो मेरे हाथों से मरना चाहता है? जिस बात को सुनने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ और बेकार इंसान हो, लगता है कि तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जिस बात को सुनने के बाद डेचुन का दोस्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह कमीना। और हम देखते हैं कि वह अपना एक चाकू निकाल लेता और कहने लग जाता है कि आज तो फ़कर तुम मरने ही वाले हो, मैं तुम्हें इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। ये वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा स्कूल टीचर आ जाता है और उसकी नज़र उन लड़कों पर पड़ जाती है और वह उन लड़कों पर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम दोबारा से लड़ाई करना चाहते हो? जिस बात को सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि नहीं नहीं सर, यह तो मेरा एक नया दोस्त है, इसे मैं अपना स्कूल दिखा रहा था, अब बस जिम ही दिखाना बाकी है, मैं इसे दिखा कर लाता हूँ। और वह गेंगली से कहने लग जाता है कि हम तुम्हें बाद में देख लेंगे, लगता है कि अब तुम हमारे दुश्मन बन गए हो। और हम देखते हैं कि वह टीचर वहाँ से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि स्कूल के ख़त्म होने के बाद कोई मुसीबत खड़ी मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ आज बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़के वहाँ से जाते हुए कहने लग जाते हैं कि हाँ हाँ ठीक है टीचर। और हम देखते हैं कि वह लड़के वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि उस लड़की की नज़र हमारे मेन कैरेक्टर हानुल पर पड़ जाती है और वह हानुल से कहने लग जाता है कि स्कूल ख़त्म होने के बाद तुम हमारे अड्डे पर पहुँच जाना, जैसे तुम्हारी इच्छा है हम तुम्हें उससे मिलवा देंगे। और हम देखते हैं कि वे वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हमें उसी मास्टर की जिम को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर गेंगली आ चुका होता है और गेंगली कहने लग जाता है कि आज मेरा पंचिंग बैग आने में लेट हो गया, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लगता है कि वे परेशान है। और इस बात को सुनने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि हाँ सच में आज मैं बहुत ही ज़्यादा पागल हो रहा हूँ, उन लड़कों ने उस अपने मास्टर को अपने ढाल बनाया, वह सच में बहुत ही ज़्यादा क्रेजिंग है, अगर मेरी फाइटिंग उनसे बाहर हो जाती तो शायद मैं मिक्स मार्शल आर्ट में कभी भी हिस्सा नहीं ले पाता और मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है यह तो चिंता वाली बात है। जिस बात को सुनने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि मास्टर क्या आपका कोई स्टूडेंट है जिसकी आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चिंता करते हैं? जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मैं हानुल की सबसे ज़्यादा चिंता करता हूँ? और इस बात को सुनने के बाद गेंगली कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैंने तो हानुल का नाम भी नहीं लिया। और वह मास्टर कहने लग जाता है कि दरअसल मैंने आज तुम्हारी और हानुल की फाइटिंग को देखा, जब भी तुम उस पर वार करते थे तो वह आसानी के साथ डॉज कर लेता था, लेकिन जब भी वह काउंटर अटैक करता था तो वह अपने काउंटर अटैक में बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाता था और मुझे उसकी यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे नहीं पता कि वह अपने काउंटर अटैक में ताकत क्यों नहीं लगाता। जिस बात को सुनने के बाद गेंगली कहता है कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि मैं उससे सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और इस बात को सुनने के बाद उसका मास्टर कहता है कि नहीं, यह इसका बिल्कुल भी रीज़न नहीं है,
तुम यहाँ पर कार में आते हो और जिम करते हो और उसके बाद आराम करने लग जाते हो, लेकिन वह रोज़ाना यहाँ पर पैदल आता है और रोज़ाना काम करता है। इसके मुताबिक उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए। अगर वह वार कर सकता है तो उसे करना चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ताकत है। मुझे लगता है कि इसका सीधा-सीधा मतलब ये है कि उसे तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, जिसकी वजह से वह तुम पर वार नहीं कर सकता। जिस बात सुनने के बाद गेंगली थोड़ा-सा हैरान हो जाता है और उसका मास्टर बताने लग जाता है कि मैं जिस तरह से सोच रहा हूँ, हालांकि उस तरह का पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। वह ताकत को पाने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा और ना ही वह किसी से फाइटिंग करना चाहता है। मुझे लगता है कि उसका कोई दुश्मन है जिससे वह अपना बदला लेना चाहता है और वह एक ऐसे पल का इंतजार कर रहा है जब वह उससे अपना बदला ले सके। शायद इसी वजह है कि वह शांत रहता है और अपना गुस्सा नहीं दिखा पाता। जिस बात को सुनने के बाद गेंगली गुस्सा हो जाता और कहने लग जाता है कि मास्टर, आपके कहने का क्या मतलब है? क्या हानुल को गुस्सा आने के बाद वह मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा? जिस बात सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी ताकत उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जब रिंग की बात आती है तो वह काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है, लेकिन बाहर की बात आती है तो बाहर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें मुक्के का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। मेरा सही सही मतलब ये है कि हानुल एक ऐसा बंदा है जिसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया गया है और अब वह एक ऐसा इंसान बन चुका है जो काफ़ी ज़्यादा खूंखार है और इस दुनिया से बिल्कुल अलग हो चुका है। मुझे लगता है कि वह उन लड़कों से ज़रूर बदला लेगा जिन्होंने उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है। मुझे तो उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। जिसे सुनने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि मुझे भी उन लोगों से फाइटिंग करनी है, लेकिन आखिरकार वह सुकून से मिलने के बाद कहाँ पर गया। फिर इसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बंदे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि डेचुन के दोस्त होते हैं और उनके पीछे हमारा मेन कैरेक्टर हानिल भी होता है। और हानिल उन लड़कों को देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मुझे इन्हें देखने के बाद डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि इन्हें देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इन लोगों को अभी मार डालूँ। आज वह दिन है जिस दिन मैं अपना बदला लेने वाला हूँ। आज ये लोग मेरे हाथों से मरेंगे। और हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा कहने लग जाता है कि चलो अब जल्दी करो, गैंग डेचुन तुम्हारा कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हानुल अंदर की तरफ आ जाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बंदे होते हैं जो हमारे मेन कैरेक्टर हानुल का बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि ऐसी सिचुएशन को देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग फील होता है। अब तो लगता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम देखते हैं कि सामने की तरफ कोई कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि वह कुर्सी पर बैठा हुआ इंसान ज़रूर से गैंग डेचुन है, मुझे उसे मारना होगा। और हम देखते हैं कि उन बदमाश लड़कों ने एक लड़की को पकड़ रखा होता है और वह उसके साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह लड़की रोते हुए चिल्लाने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ। जिसे देखने के बाद हानुल को अपनी बेस्ट फ्रेंड सेहुन की याद आती है और वह इन सारी बातों को सोचने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह लड़का काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो यह लड़की किसको पुकार रही है अपनी मदद के लिए। यह सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है, लगता है कि इसे कुछ भी नहीं पता। कम से कम तुम्हें ऐसे लड़के को तो पुकारना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हो कुतिया। और हम देखते हैं कि वह ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हानुल वहाँ पर आता है और उस लड़के को एक ज़ोरदार की लात मार देता है। और हम देखते हैं कि हानुल ने इतनी ज़्यादा ज़ोरदार लात मारी होती है कि उस लड़के के दांत वांत बाहर निकल जाते हैं और वह लड़का घूमता हुआ दूर जाकर गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसे देखने के बाद सारे के सारे बदमाश लड़के हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि आखिरकार यह क्या हुआ। और हम देखते हैं कि हानुल चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि डेचिन जल्दी से बाहर निकलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद डेचिन का दोस्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि कमीनो तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से इस बास्टर को ख़त्म करो। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद सारे के सारे बंदे हानुल को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ईंटें पड़ी हुई होती है, जिनमें से हानुल एक ईंट उठा लेता है और अपने मन में कुछ सोचने लग जाता है। और हम देखते हैं कि उसे कौवे ही कौवे दिखाई दे रहे होते हैं और वे अपने मन में कहने लग जाते हैं कि आखिरकार
आखिरकार मैं क्या सोच रहा हूँ और मुझे ये कौवे ही कौवे क्यों दिखाई दे रहे हैं, आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि वह बंदे हमला करने ही वाले होते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हानुल होश में आ जाता है और उनमें से एक बंदे को ईंट दे मारता है, जिसकी वजह से उस बंदे के मुंह से भी ब्लड आ जाता है। और इसे देखने के बाद दूसरा बंदा हमारे मेन कैरेक्टर हानुल के ऊपर जोरदार लाठी चलाता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल अपने सर को ही आगे कर देता है और उस लकड़ी को वहीं पर तोड़ डालता है। लेकिन हम देखते हैं कि उस लकड़ी की वजह से हमारे मेन कैरेक्टर हानुल का सर फूट चुका होता है, लेकिन वह अभी भी हंस ही जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि हानुल उसे ईंट से दे मारता है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर देता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि कोई बंदा हीरो बनते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को बोतल से मारने के लिए आ रहा होता है। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल अपनी ईंट की मदद से उस लड़की की बोतल को ही फोड़ देता है और अचानक से उछलते हुए उस लड़के को एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से वह लड़का उड़ते हुए दूसरे लड़के से जाकर टकराता है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसे देखने के बाद वह लड़का चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझ पर हमला करने की। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और उस लड़के के सीने में एक जोरदार लात दे मारता है और हम देखते हैं कि इस लात की वजह से वह लड़का वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसे देखने के बाद बाकी सारे के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और एक बंदा कहने लग जाता है कि आखिरकार इस लड़के ने उस लड़के के साथ क्या किया। और हम देखते हैं कि इन सब चीज़ों को देखने के बाद वह सारे के सारे बदमाश लड़के वहाँ से भागने लग जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लग जाते हैं कि यहाँ से जल्दी से भागो, यह लड़का पागल हो चुका है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर हानुल डेचुन के पास पहुँच चुका होता है और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी कर रहा होता है और कहने लग जाता है कि गैंग डेचुन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते हैं कि हानुल उछलते हुए गैंग डेचुन को एक जोरदार मुक्का मार रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसे कोई रोकता है, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि ताइसिक होता है। और ताइसिक हानुल से कहने लग जाता है कि प्लीज़ हानुल रुक जाओ, मुझे बचा लो। और हम देखते हैं कि इस सब को देखने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ताइसिक तुम यहाँ पर। और ताइसिक कहने लग जाता है कि इन लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ पर कुर्सी पर बैठकर तुम्हारी पिटने वाली वीडियो बनाऊँ ताकि ये लोग यूट्यूब पर तुम्हारी वीडियो छोड़ सके। मुझे माफ़ कर देना ताइसिक, लेकिन मैं इन लोगों की बातें मान रहा था। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और ताइसिक को एक जोरदार मुक्का मारने ही वाला होता है कि वह बेंच में दे मारता है, जिसे देखने के बाद ताइसिक भी हैरान हो जाता है और हानुल चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि मुझे बताओ कि गैंग डेचुन कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद पीछे वाला बंदा खांसने लग जाता है और हानुल की नज़र उस पर पड़ जाती है और हम देखते हैं कि हानुल वहाँ से उछलता हुआ उस लड़के के पास जाता है और उस लड़के से कहने लग जाता है कि अब जल्दी से मुझे बताओ कि गैंग डेचुन कहाँ पर है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और हम देखते हैं कि अचानक से हानुल की नज़र एक टूटी हुई ईंट पर जाती है और वह उस टूटी हुई ईंट को उठा लेता है और उस लड़के से दोबारा से पूछने लग जाता है कि अब जल्दी से मुझे बताओ कि गैंग डेचुन कहाँ पर है। जिसे सुनने के बाद वह लड़का कहने लग जाता है कि है तुम क्या कर रहे हो, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या तुम्हें पता नहीं है कि उसने कुछ दिनों पहले ही स्कूल को छोड़ दिया है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि अब जल्दी से बचाओ कि गैंग डेचुन कहाँ पर है। और हम देखते हैं कि वह उसे ईंट मारने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर गैंग लिया जाता है और वह हानुल के हाथ में मौजूद ईंट को अपनी लात की मदद से तोड़ डालता है और हानुल से कहने लग जाता है कि अब शांत हो जाओ मेरे पंचिंग बैग। जिसे सुनने के बाद हानुल को अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह गैंगली से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुमने मेरे काम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि अचानक से गैंगली हमारे मेन कैरेक्टर को एक जोरदार मुक्का दे मारता है, लेकिन हम देखते हैं कि गैंगली यही नहीं रुकता, वह उछलता है और दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर के पेट में एक जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर हानुल एक दीवार से जाकर टकराता है। और गैंगली बड़े ही गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि अब शांत भी हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शांत करना जानता हूँ। और लेकिन हम देखते हैं कि हानुल को अभी भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरी हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसे सुनने के बाद गैंगली कहने लग जाता है कि ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि गैंग डेचुन कौन है। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और उठते हुए कहने लग जाता है कि अब जल्दी से बताओ कि गैंग डेचुन कहाँ पर है, अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि हानुल गैंगली के ऊपर एक जोरदार मुक्का चला
देता है। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरी तरफ गैंगली एक्साइटेड होते हुए हानुल के ऊपर मुक्का चला देता है और हम देखते हैं कि उनके मुक्के टकराने ही वाले होते हैं कि अचानक से उनका मास्टर वहां पर आ जाता है और उन दोनों को अपने हाथों की मदद से रोक लेता है और उनसे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि गैंग डेचुन कहाँ पर है। जिसे सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और उसका मास्टर बताते हुए कहने लग जाता है कि वह इस समय कोरिया के सबसे महान मिक्स्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में लड़ रहा है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि इस बात का क्या मतलब है मास्टर कि गैंग डेचुन एक टूर्नामेंट में लड़ रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि हानुल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है और वह गिर रहा होता है और हम देखते हैं कि वह गिरने ही वाला होता है कि उसका मास्टर उसे पकड़ लेता है और हानुल बेहोशी की हालत में कहने लग जाता है कि गैंग डेचुन कहाँ पर है मास्टर, मुझे बताओ। लेकिन हम देखते हैं कि उसका मास्टर कोई भी जवाब नहीं देता और हम देखते हैं कि गैंगली कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि मेरा पंचिंग बैग अभी भी मरा नहीं है। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन यह पागल इंसान है जो यहाँ पर लड़ने के लिए अकेला आ गया। और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है। फिर उसके बाद हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह मास्टर हानुल को लेकर आ चुका होता है और वह ली हारू से कहने लग जाता है कि लालत है इस गधे पर, यह तो अभी भी सो ही जा रहा है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि क्या हानुल सचमुच ठीक है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहता है कि हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि इसे ज़्यादा सीरियस चोट नहीं आई है, तो हमें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इस लड़के में ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रही हो, ऐसा क्यों है? क्या तुम इस लड़के को पहले से ही जानती हो? और यह बात मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अजीब है। जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें उसके सेम स्कूल में जाना है और इसके लिए तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा परेशानियां खड़ी कर दी थी। और इसके अलावा मैं जहाँ तक तुम्हें जानता हूँ, तुम्हें बेवकूफ़ लड़के और जो ज़िंदगी से हार चुके हैं तुम्हें वह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी तुम इस लड़के में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हो। यह लड़का तो सच में बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ है और इसे लड़ना भी नहीं आता, फिर ऐसा क्यों है? जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि मेरा ओपिनियन अभी भी यही है, मैं कमज़ोर लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन जब मैंने पहली बार हानुल को देखा तो यह सेकंड ईयर के जूनियर हाई स्कूल में पढ़ता था और इसे मैंने ब्रिज के ऊपर से देखा था अंकल। और हम देखते हैं कि लिहारू अपनी स्टोरी बताने लग जाती है जहाँ पर वह कहती है कि उस दिन एक लड़की ने नदी में छलांग लगा दी थी। यह उसी दिन की बात है जब पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ था और नदी पूरी तरीके से भर चुकी थी। लेकिन उस समय मेरी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से मैं नदी में छलांग नहीं लगा सकती थी और ना ही उस लड़की को बचाने की हालत में थी। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन पानी का बहाव तेज़ होने की वजह से वे ना तो पानी में कूद रहे थे क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन अचानक से मैंने एक लड़के को गिरते हुए देखा और यह हानुल था जो उस लड़की को बचाने के लिए उस नदी को मैं कूद गया था। उसे अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी और मुझे बाद में पता चला कि उसे तो तैरना ही नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उस लड़की की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तभी से मेरा इंटरेस्ट हानुल की तरफ है। मैं जानती हूँ कि वह पहले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद भी उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। तभी से मेरी दिलचस्पी हानुल में है। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। मैंने पहले से सोचा था कि ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम सिर्फ यही लड़का कर सकता है, लेकिन रुको ज़रा, अब यह लड़का मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मैं इसे कई दिनों से टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार कर रहा था ताकि यह मुझे बहुत सारे पैसे कमा कर दे सके और इस पर मैं काफ़ी ज़्यादा जोर दे रहा था। लेकिन अब जब मेरी भतीजी को इसके ऊपर क्रश है तो मैं इसे ज़्यादा जोर नहीं दे सकता। मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरी सिर्फ दिलचस्पी है इसमें, मेरा कोई क्रश नहीं है। जिस बात को सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं हो। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि अंकल आप भी। और वह मास्टर कहने लग जाता है कि इन सारी बातों को छोड़ो, मैं इस लड़के से पहले से ही कहने वाला था कि कैंग डेचुन टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा है और वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी है। लेकिन यह लड़का तो उसे पहले से ही जानता है, आखिरकार क्या प्रॉब्लम है उसे उस लड़के के साथ? जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि मैं भी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन हानुल की एक बेस्ट फ्रेंड लड़की है और मुझे लगता है कि उस लड़की का सीधा सीधा संबंध गैंग डेचुन से है। जब से उस लड़की ने स्कूल आना बंद किया है तब से गैंग डेचुन भी स्कूल नहीं आ रहा और उसने स्कूल छोड़ दिया। अब तो वह स्कूल के आसपास भी दिखाई नहीं देता। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि
क्या ये वही लड़की है जिसे तुमने नदी में गिरते हुए देखा था? जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि शायद ये वही लड़की है अंकल। फिर इसके बाद हमें बाजार का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई लड़की जा रही होती है और हम देखते हैं कि यह कोई और लड़की नहीं बल्कि सेहुन होती है, जो काफ़ी ज़्यादा उदास होती है और अपना सर झुकाकर चल रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि सामने की तरफ से एक लड़का आ रहा होता है और वह लड़का सेहुन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से सेहुन ज़मीन पर गिर जाती है। और हम देखते हैं कि वह लड़का इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि कुतिया कहीं की, क्या तुम्हें देखकर नहीं चल सकती? जिस बात को सुनने के बाद सेहुन उसका कोई भी जवाब नहीं देती और इस बात को सुनने के बाद वह लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही है? लेकिन हम देखते हैं कि वह लड़का उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है या फिर नीचे दिखाने की? लेकिन सेहुन कुछ भी जवाब नहीं देती, जिसे देखने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो इस कुतिया को, यह मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रही है। और वह उस पर वार करते हुए कहने लग जाता है कि अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो तुम आज मेरे हाथों से काफ़ी ज़्यादा पिटने वाली हो। और हम देखते हैं कि वह उसे मारने वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर कोई लड़का आता है और उसके हाथ को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वह लड़का गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि हे कमीने, तुम कौन हो? और हम देखते हैं कि यह और कोई नहीं बल्कि गेंगली होता है, जो कहने लग जाता है कि तुम्हें अपने मर्द होने पर शर्म आनी चाहिए, जो कि तुम एक कमज़ोर लड़की पर हाथ उठा रहे हो। तुम्हारी इज्जत तो पहले ही खराब हो चुकी है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद वह लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वार करते हुए कहने लग जाता है कि मदरफकर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अब तुम मरोगे। और हम देखते हैं कि वह गेंगली के ऊपर एक जोरदार मुक्का चला देता है, लेकिन हम देखते हैं कि गेंगली उसके वार से आसानी के साथ बच जाता है। और हम देखते हैं कि वह अपनी लात की मदद से उसकी टांगों पर काफ़ी ज़्यादा जोरदार वार करता है, जिसकी वजह से वह लड़का उछलता हुआ दूर जाकर गिर जाता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और हम देखते हैं कि उसके बंदे वहाँ पर आते हैं और कहने लग जाते हैं कि बॉस जल्दी से खड़े हो जाओ। और हम देखते हैं कि वे उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लग जाते हैं और गेंगली से कहते हैं कि तुम हमारा इंतज़ार करना, हम तुम्हें देख लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि गेंगली उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और सेहुन से कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो? तुम्हें मुझे धन्यवाद कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि सेहुन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, जिसे देखने के बाद गेंगली थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सेहुन को सहारा देते हुए कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा बातें नहीं करती हो, तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से सेहुन गेंगली का हाथ झटक देती है और उससे कहने लग जाती है कि भाड़ में जाओ। और हम देखते हैं कि सेहुन वहाँ से उठकर चली जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि गेंगली तो सेहुन को देखने के बाद लट्टू हो चुका होता है और उसके होश उड़ चुके होते हैं। फिर इसके बाद हमें जिम का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर हानुल अकेला बैठा हुआ होता है और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि मैंने अपने चश्मे कब पहरे, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और वह सोचने लग जाता है कि जब मैंने अपने चश्मे उतारे थे तो मुझे लगने लगा था कि मैं एक सपने के अंदर जाग चुका हूँ, मेरी ताकत एक अलग ही लेवल पे थी। मुझे लगने लगा था कि मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ चुकी है कि मैं दुनिया में किसी भी इंसान को हरा सकता हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल पर था, वह काफ़ी ज़्यादा कमाल की फीलिंग थी। लेकिन जब मैंने चश्मे पहने तो ऐसा लगा था कि जैसे मैं बिल्कुल नंगा हो चुका हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। मैं सच में बहुत ही ज़्यादा बेकार हूँ। लेकिन एक बात जो मुझे अभी भी याद है, जब मैं उन बंदों को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो मैं काफ़ी ज़्यादा ताकतवर फील कर रहा था। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे अपनी ताकत की लत लग चुकी है। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की फीलिंग थी। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके दरवाजे को कोई खोलता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि लिहारू होती है, जो कहने लग जाती है कि क्या तुम खड़े हो गए? जिसे सुनने के बाद हानुल हाँ कहता है और लिहारू कहने लग जाती है कि जैसा कि मुझे अंकल ने कहा था, तुम चश्मे पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाते हो। जिस बात को सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारे चश्मे पहनने से क्या मतलब है, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? जिस बात को सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती थी, मैं बस ये कहना चाहती थी कि तुम चश्मे पहनने के बाद काफ़ी ज़्यादा अलग दिखते हो और तुम्हारा व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाता है, तुम बिल्कुल शांत बन जाते हो। और लिहारू कहने लग जाती है कि खैर इन सारी बातों को छोड़ो, पहली मंजिल पर तुम्हारा सब इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से वहाँ पर
पहुंच जाओ। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि हाँ ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। फिर उसके बाद हमें नीचे की साइड का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वह मास्टर उन्हें कुछ सिखा रहा होता है और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें आज एक्सप्लेन करूंगा कि टूर्नामेंट में क्या क्या होता है। और वह बताने लग जाता है कि कोरिया का सबसे महान टूर्नामेंट जो कि इसी महीने होने वाला है और इसे जीटीबी कहते हैं। इसमें बहुत सारे लड़के हैं जो कि टीनेजर होते हैं और वे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इस बार तो टूर्नामेंट में बहुत सारे लड़कों ने हिस्सा लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर लेंगू गांव से 32 लोग हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लिया है और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर तुम्हें इस टूर्नामेंट के अंदर खेलना है तो तुम्हें शुरुआत के बहुत सारे लड़कों को हराना होगा और 32 रैंक तक पहुंचना होगा। अगर तुम 32 रैंक तक पहुंच जाते हो तो तुम्हें इस टूर्नामेंट के अंदर ज्वाइन कर लिया जाएगा और तुम आगे बढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, इस टूर्नामेंट में गैंग डेचुन भी हिस्सा ले रहा है। जिस बात को सुनने के बाद हानुल हैरान हो जाता है और वह मास्टर बताने लग जाता है कि मुझे पता है कि गैंग डेचुन इसमें हिस्सा ले रहा है, लेकिन अभी वह कहाँ है मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, वह इस बार का सबसे टफ अपोनेंट है जिसे तुम्हें हराना है और वह काफ़ी ज़्यादा बंदों को डाउन कर चुका है और जीत चुका है। वह ऑलरेडी 3 राउंड जीत चुका है और 3 बार चैंपियन रह चुका है, जिसकी वजह से उसे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और उस तक पहुँचना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर तुम्हें उस तक पहुँचना है तो तुम्हें भी 3 बार राउंड जीतना होगा, तभी जाकर तुम्हारी मुलाकात गैंग डेचुन से हो सकती है। और हम देखते हैं कि इस बात को सुनने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे भी इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेना है। जिसे सुनने के बाद उसका मास्टर कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारा पहला नाम उस टूर्नामेंट के अंदर दे दिया है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम बस याद रखना, जो भी तुम उसमें पैसे जीतो उसका 80% तुम मुझे ही देना। जिसे सुनने के बाद ली हारू काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहने लग जाती है कि अंकल आपका 80% पैसे से क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद उसका अंकल कहने लग जाता है कि देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ना ही मैंने हानुल के ऊपर कोई दबाव डाला है, बल्कि वही चाहता है कि वह मुझे जीते हुए पैसे दे। जिसे सुनने के बाद लियारू कहने लग जाती है कि अंकल आप कभी भी नहीं सुधरेंगे। और हम देखते हैं कि वह मास्टर गेंगली से कहने लग जाता है कि गेंगली तुम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शांत बैठे हुए हो, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है जो तुम मुझसे टूर्नामेंट के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, क्योंकि यह तुम्हारा पहला फर्स्ट टाइम है। जिसे सुनने के बाद गेंगली उसकी बातों का बिल्कुल भी जवाब नहीं देता, बल्कि वह तो सेहुन के ख्यालों में खोया हुआ होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि उस लड़की ने यूनिफॉर्म बिल्कुल भी पहनी नहीं हुई थी, क्या वह कोई कॉलेज स्टूडेंट है और उसने मुझे धक्का क्यों मारा, क्या वह मुझे पसंद नहीं करती या फिर पसंद करती है, इसका क्या मतलब हो सकता है। और हम देखते हैं कि वह मास्टर चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि है तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन है जो तुम मुझसे पूछना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद गेंगली हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि कोई लड़की एक लड़के के अंदर क्या पसंद करती है। जिस बात को सुनने के बाद तो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और वह मास्टर मुंह बनाते हुए कहने लग जाता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। जिसे सुनने के बाद गेंगली कहने लग जाता है कि ये मैं नहीं पूछना चाहता था, बल्कि मेरा एक दोस्त है वह पूछना चाहता था। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। जिसे सुनने के बाद गेंगली कहता है कि हाँ मेरा दोस्त है। और उसका मास्टर कहने लग जाता है कि इसका मतलब है कि तुम किसी लड़की को पसंद करते हो। जिसे सुनने के बाद गेंगली कहता है कि मैंने कहा ना ये सिर्फ मेरे दोस्त के लिए है और कुछ नहीं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता अगली वीडियो में, धन्यवाद।